Hello everyone. So in the last video we discussed about the receptors as well as the neurotransmitters involved in the sympathetic system, which were alpha and beta receptors along with norepinephrine as their main neurotransmitter. तो अब इस वीडियो में we'll discuss sympathomimetics. तो जैसे हमने cholinergic mimetics देखा था, अब वैसे ही we'll move forward and learn about sympathomimetics and sympatholytics. तो सिम्पैथोमिमेटिक्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चैप्टर इज़ द क्लासिफिकेशन, राइट. सो वील मूव ऑन. डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग. जैसा कि हमने कोलिनर्जिक में पढ़ा था, डायरेक्ट एक्टिंग वो होते हैं जो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर से बाइंड करे एंड स्टिमुलेट करे. इनडायरेक्ट एक्टिंग वो होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर से बाइंड करे और रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे. तो डायरेक्ट एक्टिंग में वी हैव कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, राइट. अब जो कैटेकोलामीन्स है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस. किस बेसिस पे? एंडोजीनस वो होते हैं जो हमारे बॉडी में मिलते हैं और एक्सोजीनस वो होते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर मिलते हैं. वेरी सिंपल. नॉन कैटेकोलामीन्स में वी हैव अल्फा एगनिस्ट, बीटा एगनिस्ट, डिपेंडिंग ऑन वो कौन से रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट कर रहा है. सबसे पहले we'll come to endogenous catecholamines which are direct acting. So we have 3 drugs over here: epinephrine, norepinephrine, dopamine. That's it. 3 drugs, simple. epinephrine, norepinephrine, dopamine. अब ये कौन से रिसेप्टर्स पे काम करते हैं? जो एपिनेफ्रिन है वो हमारा अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है. जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो एक्ट करता है हमारा अल्फा 1 एंड बीटा 1 पे. और जो हमारा डोपामीन है उसका होता है डोज डिपेंडेंट एक्शन, राइट. तो वो बहुत सारे रिसेप्टर्स पे काम करता है डिपेंडिंग ऑन द डोज दैट वी गिव इट इन. तो अगर बहुत कम डोजेज लेस देन 0 to 2 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट हम देते हैं तो वो D1 पे काम करता है. D1 इज डोपामीन रिसेप्टर्स. और ये क्या कराएगा? रीनल वैसोडाइलेशन एंड डायूरेसिस. अगर हम मॉडरेट डोसेज में देते हैं 2 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट तो ये बीटा 1 पे एक्ट करेगा. बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट पे. हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, कंडक्शन बढ़ाएगा. और अगर मोर देन 10 देते हैं हाई अमाउंट्स पे तो ये अल्फा 1 पे काम करता है और वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, बिकॉज अल्फा 1 इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स. अब अगर इन यूजेस को बहुत ही ईजिली याद करना है तो सिंपल ट्रिक यही है कि हम सारे रिसेप्टर्स के लोकेशन याद करके रखें. अगर हमें सारे रिसेप्टर्स के लोकेशन याद रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्शंस तो बहुत ईजी हो जाएंगे याद करने, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, इनके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले एपिनेफ्रिन. दिस इज़ अ मोर पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन. व्हाई? बिकॉज जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, बेसिकली जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है दैट इज़ अ मोर पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन. व्हाई? देयर इज़ अ रीज़न. तो जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो हमारा अल्फा 1 एंड बीटा 1 को स्टिमुलेट करता है, राइट. अब अल्फा 1 से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, राइट. और बीटा 1 से आइनोट्रोपी एज इन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा. अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब, तो ये कैरोटिड साइनस में जो हमारी वेगस प्रेजेंट होती है, वेगस नर्व डिटेक्ट करेगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और वो इनहिबिट करेगी एसए नोड को. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया. देयरफॉर हमारे नॉरएपिनेफ्रिन में कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज़ होती है बट हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि एपिनेफ्रिन में नहीं होती, बिकॉज एपिनेफ्रिन अल्टीमेटली बीटा 2 में भी प्रेजेंट है और बीटा 2 क्या कराता है? वेसोडाइलेशन. देयरफॉर एपिनेफ्रिन इज़ अ मोर पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर. हाउएवर नॉरएपिनेफ्रिन इज़ अ मोर पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज इट इज़ एब्सेंट एज इन इट डज नॉट एक्ट ऑन बीटा 2, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, ड्रग ऑफ चॉइस. ड्रग ऑफ चॉइस जो एपिनेफ्रिन होता है दैट इज़ फॉर कार्डियक अरेस्ट. इसको हम IV देते हैं 1:10,000 डाइल्यूशन में देते हैं. एंड फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक IM देते हैं 1:1000 देते हैं या फिर 0.3 से 0.5 mg देते हैं. जब हम IV देते हैं तो देयर इज़ हायर रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट. इसके वजह से एनाफिलैक्टिक शॉक में IM देते हैं, IV नहीं. अदर यूजेस, these are also used along with local anesthesia to increase the duration of action. क्योंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वॉश आउट होता है लोकल एनेस्थेटिक का वो कम हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ग्लोकोमा
बट यहाँ पे डिपिवेफ्रिन विच इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ एपिनेफ्रिन इज़ मोर प्रेफर्ड एंड इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है कंजंक्टाइवल पिगमेंटेशन. It is also used as a drug of choice in brittle asthma. So now what I would suggest is for you to write all the drug of choices in a separate page and stick it somewhere, or just read it every morning. That would be enough, because if you read it now, you'll forget it in a week or so, right? So it's better if you write it down. Next, coming to norepinephrine, it is drug of choice for shock and it is given only via IV route. नाउ अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक, बट नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो एनाफिलैक्टिक शॉक छोड़ के सारे शॉक के लिए इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, राइट? जैसे कि वेसोडाइलेटरी शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक. नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, शॉक अगर सिवियर शॉक है और हमने नॉर एपिनेफ्रिन दिया और हार्ट रेट कम हो गया तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक. So to block this, to block the vagus nerve ka stimulation, we'll give atropine also in the cases of severe shock. So now where is this drug contraindicated? It is contraindicated in IM route. क्यों? क्योंकि ये मसल नेक्रोसिस कराता है due to intense vasoconstriction, because it is a more potent vasoconstrictor than epinephrine. Coming to dopamine. Dopamine में जो uses होते हैं those are similar to norepinephrine, right? But mortality decreases with norepinephrine, not with dopamine. हावेवर अगर शॉक में नॉरएपिनेफ्रिन इज़ नॉट प्रेजेंट तो फिर हमें डोपामीन ही देना पड़ेगा, राइट? बट अगर बहुत सिवियर ब्रैडिकार्डिया है तो हम नॉरएपिनेफ्रिन ना दे के डोपामीन देंगे. कब? जब नॉरएपिनेफ्रिन के साथ एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर एट्रोपिन इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट? सो फर्स्ट चॉइस हमारा होगा एट्रोपिन विथ नॉरएपिनेफ्रिन. अगर ये दोनों ड्रग्स अवेलेबल नहीं है या फिर एट्रोपिन अवेलेबल नहीं है तो हम इंस्टेड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन विल गिव डोपामीन. सो वी आर डन विद द एंडोजीनस एक्टिंग ड्रग्स. विल कम टू द एक्सोजीनस वन. यहाँ पे वी हैव लाइक 5 ड्रग्स, बट इनके नाम इनफ है. 2 ड्रग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमली डोब्यूटामाइन एंड आइसोप्रेनिलिन. बाकी जो है ड्रॉक्सीडोपा, फिनोल्डोपैम एंड डोपेक्सामाइन, इनके नाम जानना और ये कौन से रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं बस ये जानना इंपॉर्टेंट है, राइट? कमिंग टू डोब्यूटामाइन. डोब्यूटामाइन मेनली मायोकार्डियम बीटा 1 रिसेप्टर का इगनिस्ट है. मायोकार्डियम पे एक्ट करता है बट एसआई नोड पे एक्ट नहीं करता. लाइक यू सी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है एज इन इट हैज़ बिन आस्क्ड एज अ PYQ फॉर एनी ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है बट हार्ट रेट नॉर्मल होता है. क्वेश्चन टाइम, which drug increases contraction but decreases heart rate? Norepinephrine. Moving on, dobutamine is a drug of choice in the case of acute congestive heart failure, right? Also for stress ECG. Next, isoprenylin. Isoprenylin is the only drug which acts on both beta 1 and beta 2. अब ये beta 1 पे भी एक्ट कर रहा है, beta 2 पे भी एक्ट कर रहा है, alpha 1 पे तो कोई एक्शन ही नहीं है. तो हमारा ब्लड वेसल से थोड़ा लेना देना कम हो गया. हम मेनली आएंगे इसके यूजेस के लिए हार्ट पे. कहाँ पे यूज़ होगा? ब्रैडिकार्डिया, कंडक्शन ब्लॉक, अक्यूट CHF, ब्रोंकियल अस्थमा. बट यहाँ पे ये कहीं पे भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है. अक्यूट CHF के लिए हमने देखा क्या था ड्रग ऑफ चॉइस? डोब्यूटामाइन, राइट? मूविंग ऑन, ड्रॉक्सीडोपा. ड्रॉक्सीडोपा इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड ड्रॉक्सीडोपा का यूज़ होता है, जैसे हमने नॉरएपिनेफ्रिन का यूज़ देखा था सारे शॉक्स में यूज़ होता था, राइट? तो यहाँ पे इसका यूज़ है न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन. Basically what happens is in diabetes mellitus pre and post ganglionic fibers don't fire, तो उसके वजह से normally blood vessel vasoconstrict when you stand, right? However in diabetes mellitus in the case of neuropathy यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं फायर नहीं करेंगे, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा. तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्लड पूल हो जाएगा इन लोअर लिम्ब लीडिंग टू प्रीलोड डिक्रीज एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, जिसकी वजह से हम ड्रॉक्सीडोपा देते हैं टू इंक्रीज द cardiac output. Next is फिनोल्डोपैम. फिनोल्डोपैम D1 पे एक्ट करता है ना अल्फा 2 पे एक्ट करता है. D1 स्टिमुलेट करेगा तो इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर, अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेगा डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर. नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर इसका नाम याद रखेंगे वो बहुत काफ़ी है. नेक्स्ट इज डोपेक्सामाइन. अगेन ये D1 एंड बीटा 2 पे एक्ट करता है, दोनों ही डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट कमिंग टू नॉन कैटेकोलामीन्स. Non-catecholamines में we have alpha agonist and beta agonist. Coming to alpha agonist first,
अल्फा एगनिस्ट में वी हैव अगेन अल्फा 1 स्टिमुलेटर्स एंड अल्फा 2 स्टिमुलेटर्स. अल्फा 1 स्टिमुलेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एज इन इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ हाइपोटेंशन. Drug number 1, phenylephrine. Phenylephrine is a very important drug. We have to remember all of it, right? Coming to its uses, it is the drug of choice in the case of priapism. It is the drug of choice in the case of hypotension by spinal anesthesia when heart rate is normal or increased, but not used when heart rate is decreased, right? Next coming to E. E मतलब effect on eye. Eye में क्या करेगा ये? mydriasis करेगा without cycloplegia. N for nasal decongestant, therefore it is used in cases of cough syrup also. Next we have xylometazoline and oxymetazoline. ये nasal decongestant होता है. And midodrine. Midodrine is a drug of choice for postural hypertension. Next we have mefentermine, metarminol and methoxamine. But इनका नाम याद करने काफ़ी है, ज़्यादा important है नहीं है, right? Coming to alpha 2 agonist. बेसिकली हमने देखा था अल्फ़ा 2 कहाँ प्रेजेंट होता है? प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये इनिबिट करता है रिलीज ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन, तो ये डिक्रीज कराएगा बीपी एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट. नाउ इसमें हमारे पास कौन से ड्रग्स है? क्लोनिडीन, लोफेक्सिडीन, टिजानिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा एंड एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स. तो मेन तो हमारा है क्लोनिडीन विच इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग. So for uses of clonidine, we have a mnemonic CLAP C for cut down hypertension, L is to lower withdrawal symptoms in the case of alcohol and opioid addiction, A is for ADHD. Drug of choice तब होता है when ADHD is associated with Tourette syndrome. If ADHD is not associated with Tourette, we have another drug of choice which we will study later. A for pre-anesthetic medication and then P से post menopausal hot flushes in women. इसमें adverse effect होता है withdrawal hypertension और rebound hypertension, very important. Cause is down regulation of receptors. Other drugs, lofexidine, tizanidine, alpha methyl dopa. Lofexidine, tizanidine सिर्फ नाम काफ़ी है. Alpha methyl dopa is a prodrug of alpha methyl norepinephrine. Effect decreases norepinephrine and depletes norepinephrine in vesicles. So it is used in pregnancy-induced hypertension. Drug of choice in the case of pregnancy-induced hypertension is oral labetalol. Adverse effect of alpha methyl dopa is hemolysis. दो एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स होते हैं यूज्ड इन द केस ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा, एप्राक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन. एप्राक्लोनिडिन अल्फा 1 ए फॉर ए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को स्टिमुलेट करता है और कॉज करता है midriasis एंड लिड रिट्रैक्शन. नाउ दिस वुड बी द एडवर्स इफेक्ट. लिड रिट्रैक्शन वुड बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एप्राक्लोनिडिन. ब्रिमोनिडिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. इसमें सेंट्रल एडवर्स इफेक्ट होंगे लाइक ड्राउजीनेस, तो therefore the person cannot drive and causes apnea in neonates. Next coming to beta agonist. So beta agonist में we have beta 1, beta 2 and beta 3 agonist. सबसे पहले coming to the easier one, beta 3 agonist. यहाँ पे हमारे पास दो drugs होते हैं, mirabegrone and vibegrone. This is used where? ओवरएक्टिव ब्लैडर लीडिंग टू अर्ज इनकॉन्टिनेंस. बिकॉज बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लैडर में प्रेजेंट होता है. बीटा 3 स्टिमुलेट होता है तो क्या कराता है? ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कराता है, ब्लैडर की रिलैक्सेशन को कराता है, राइट? तो अब अगर हमें ब्लैडर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर. तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारे मीराबेग्रॉन एंड वाइपेग्रॉन. दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, तो कभी कभी मैं एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज़ कर लेता है. एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? वाइपेग्रॉन में वी हैव वैस्कुलर हेडेक, आई से इन्फेक्शन और यूटीआई, बी से इंक्रीज इन बीपी एंड एन से नेजोफेरेंजाइटिस. मोर एडवर्स इफेक्ट्स आर प्रेजेंट विद मीराबेग्रॉन, इसीलिए हम वाइपेग्रॉन यूज़ कर लेते हैं. अब यूटीआई कैसे कॉज कर रहा है? बेसिकली जब हम B3 एगनिस्ट देंगे तो कंट्रैक्शन नहीं होगा ब्लैडर का, तो accumulation of urine हो जाएगा. accumulation of urine हो जाएगा तो that will make this person susceptible to many bacterial infections. Next coming to beta 2 agonist, यहाँ पे हमारे पास तीन होते हैं, साबा, लाबा एंड वी लाबा. साबा इज एक्टिंग फॉर 4 hours, लाबा इज 12 hours, वी लाबा मतलब वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट फॉर 12 to 24 hours. साबा में वी हैव टर्बिटालिन, साल्ब्यूटामॉल. टर्बिटालिन इज द ओनली beta 2 agonist given subcutaneously. राइट? लाबा में विच एक्ट्स फॉर 12 hours,
वी हैव फॉर्मेट्रॉल एंड सैल्मेट्रॉल। अब इसमें से 3 ड्रग होते हैं जो फास्ट एक्टिंग होते हैं, विच आर टर्बिटालिन, सैल्ब्यूटामॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, विच आई हैव मार्क्ड विद अ डिफरेंट कलर। एंड यहाँ पे हमारे पास रिलीवर होते हैं, दीज आर रिलीवर्स फॉर इंटरमिटेंट एस्थमा बिकॉज दे आर फास्ट एक्टिंग। हावेवर इसमें से भी अगर हमें ड्रग ऑफ चॉइस चूज़ करना है तो हम फॉर्मेट्रॉल चूज़ करेंगे, उसके साथ साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अ प्रेशर मीटर डोज इनहेलर। हावेवर अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है तो हम 2 प्रेशर मीटर डोज इनहेलर यूज़ करेंगे। पहले हम देंगे सैल्ब्यूटामॉल और उसके बाद हम देंगे एक इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हुआ हमारा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंटरमिटेंट एस्थमा। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर अक्यूट एग्जैजरबेशन? अक्यूट एग्जैजरबेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सैल्ब्यूटामॉल, राइट। अब जो हमारे पास वी लाबा होता है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग 12 से 24 आवर्स वाला, उसके नाम होते हैं ओलोडेट्रॉल एंड विलांट्रॉल। तो दीज आर यूज्ड इन PMDI is pressure meter dose inhaler, OD as in once a day, and only used in COPD, not in asthma. Adverse effect of beta 2 agonist क्या क्या होता है? Palpitation, tremors, hyperglycemia and hypokalemia. Next coming to indirect acting. Indirect acting क्या करेंगे? हमारे नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करा देंगे इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही लिखा है यहाँ पे। बेसिकली क्या करते हैं, ड्रग्स जाके वेसाइकल्स में नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब अगर हम इंटरमिटेंट डोजिंग में दें तो ये रिप्लेस करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन को और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। हावेवर अगर हम कंटिन्यूस डोजिंग दें तो इवेंचुअली नॉरएपिनेफ्रिन जो स्टोर्स में वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन ही ख़त्म हो जाएगा तो सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट इज नोटिस्ड इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डोजिंग। अब इसमें ड्रग्स कौन से हमारे पास? स्टिमुलेंट वी हैव मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन, ग्वानफिसिन एंड ग्वानामिन्स। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है? मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन, राइट। मिथाइलफेनिडेट is the drug of choice in the case of ADHD. Drug of choice in the case of ADHD with Tourette syndrome was clonidine, right. अगर मैंने जैसे पहले बोला था कि ADHD, अगर सिर्फ ADHD हो तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होता है वर्सन टिक्स एंड अब्यूज पोटेंशियल। प्रॉब्लम ADHD विद टूरेट होता है तो हम क्लोनिडिन देते हैं। ADHD विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ होता है तो सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर देते हैं बिकॉज यहाँ पे अब्यूज पोटेंशियल प्रेजेंट है। यूज ऑल्सो यूज फॉर नार्कोलेप्सी। तो मिथाइलफेनिडेट के 2 यूजेस ADHD एंड नार्कोलेप्सी। एम्फेटामिन सेम यूज़ होता है, also proven beneficial for obesity. Methamphetamine is nothing but crystal meth and it is also a drug of abuse. Coming to mixed acting drugs. Mixed acting drugs क्या होता है? जो डायरेक्टली भी एक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली भी एक्ट करते हैं। यहाँ पे we have 3 drugs, एफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, नॉरएफेड्रिन। एफेड्रिन यूजेस सिमिलर टू फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन के क्या यूजेस थे? P for priapism, H for hypotension, E for eye mydriasis, N for nasal decongestant, right. So coming to एफेड्रिन, इसमें सिमिलर यूजेस होते हैं एक्सेप्ट फॉर प्राइपिज्म। तो हाइपोटेंशन है, आई में मिड्रियासिस है, एन से नेजल डीकंजेस्टेंट। स्यूडो एफेड्रिन सिर्फ नेजल डीकंजेस्टेंट होता है एंड नॉर एफेड्रिन वॉज यूज्ड फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट अर्लियर बट इट इज़ नाउ बैंड बिकॉज इट कॉजेज स्ट्रोक। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जैसा हमने देखा एपिनेफ्रिन के डिफरेंट डाइल्यूशंस होते हैं, राइट। हमने जैसा ऊपर पढ़ा था कि यह हमारा कार्डियक अरेस्ट में 1:10,000 है IV एंड एनाफिलैक्टिक शॉक में 1:1000 है IM। तो वैसे अगर 1:1000 है मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। इसको हम डायरेक्टली ब्लड वेसल में नहीं डाल सकते, इसको सबक्यूटेनियस देंगे, IM देंगे या एंडोट्रेकियल देंगे। कहाँ यूज़ होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट। 1:10,000 को IV दे सकते हैं, इंट्राऑशियस दे सकते हैं, इंट्राकार्डियक दे सकते हैं। 1:100,000 को यूज़ करते हैं एज अ लोकल वेसो कंस्ट्रिक्टर। अच्छा, 1:10,000 को कहाँ यूज़ करते हैं हम? एनाफिलैक्टिक शॉक में। 1:100,000 को लोकल वेसो कंस्ट्रिक्टर एंड 1:100 या 200,000 को विथ लोकल एनेस्थेटिक्स। कमिंग टू डेल्स फिनोमिनन, तो डेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने दिया एपिनेफ्रिन दिया तो बाईफेजिक इफेक्ट हुआ।
क्योंकि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो वो अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करता है, और फिर जब इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है तो वो बीटा 2 को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल पे क्यों आता है? बिकॉज एड्रीनल्स विल फायर टू ब्रिंग द बीपी बैक टू नॉर्मल। अब अगर हमने अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर दिया तो सिर्फ बीटा 2 रहेगा। बीटा 2 रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर सिर्फ डिक्रीज़ होगा। अब अगर हमने एपिनेफ्रिन के साथ बीटा ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे अनअपोज्ड एक्शन ऑन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर रहेगा, देयरफॉर स्टीप इंक्रीज इन बीपी विल बी नोटिस्ड। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज, जब हम चीज़ खाते हैं तो चीज़, सपोज यू आर ईटिंग चीज़ विद रेड वाइन और एनी अदर बेवरेज, चीज़ contains tyramine which acts like norepinephrine which is taken in by the vesicles। जब बहुत सारा टायरामाइन आ जाएगा तो it will replace all of the norepinephrine and it will come out of the vesicles. Now this tyramine is also metabolized by monoamino oxidase, right? If the patient is on monoamino oxidase inhibitor वाले drugs जो antidepressants होते हैं, तो too much tyramine will accumulate leading to hypertension crisis which is known as cheese reaction. So we are done with today's topic which was sympathomimetics. तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग था बिकॉज वी हैड too many drugs to discuss, but I have tried to keep it brief, and tell me in the comment section what you think of the video. Thank you so much.